बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 86 मुलाहिज़ा फरमाएं। शानी ने रुस्तम से बाकायदा दरख्वास्त की कि वो चौधरी और उसके बेटे और नौकर को रिहा कर दे। रुस्तम ने एक नज़र शानी पर डाली और गंभीर लहजे में बोला, बीबी, मैं इन्हें रिहा करने के लिए यहाँ नहीं लाया। मेरी दिली ख्वाहिश है कि नारामजादों की कब्रें अब यहीं डेरे के कब्रस्तान पर बने। हाँ, नौकर जाना चाहे तो जा सकता है। शानी ने कहा, मैं जानती हूँ रुस्तम, ये जालिम लोग हैं, इससे भी बदतरीन सज़ा के हकदार हैं, लेकिन बात सिर्फ इन दोनों बाप बेटे की नहीं है। इनकी वजह से पूरे इलाके की सलामती खतरे में है। एक खूनी लड़ाई चंद दिन पहले जोहर आबाद में हो चुकी है। उसमें 5 बंदे मरे हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं, और अभी ना जाने क्या कुछ होना है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इन बाप बेटा की जान बख्श दो। बीबी, मैं अपने दोस्त की मौत भूल सकता हूँ, अपना हर बदला भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन इन्होंने आपकी तौहीन का जो जुर्म किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। रुस्तम, मैं जानती हूँ तुम्हें इसका बहुत दुख है, लेकिन जब मैं खुद माफ़ कर रही हूँ तो तुम भी कर दो। दराज बोला, निकड़ी ठीक कहती है रुस्तम, ये इतनी दूर से सिर्फ इसलिए चल कर आई है कि तुम इन हरामियों को अब माफ़ कर दो। रुस्तम की आंखों में आतिशी नमी थी। वो अपनी बीबी के सामने सर झुकाए बैठा रहा। थोड़ी सी गुफ्तगू मजीद हुई और फिर रुस्तम ने सर झुकाए झुकाए कहा, ठीक है बीबी, जैसे आप कहती हैं, हम आपको इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह करे आपकी तवक्को पूरी हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये लोग अपने शर से बाज नहीं आएंगे। इस बारे में मैं वापस जाकर नारपुरियों के साथ तफसील से बात करूंगी। हमने इसका कोई ना कोई हल निकालना है, शानी ने कहा। फिर ज़रा तवक्कुफ से बोली, लेकिन मैं यहाँ तुमसे एक और बात कहना चाहती हूँ। जी बीबी। शानी ने रुस्तम और लाला की तरफ एक साथ देखा। मैं चाहती हूँ कि आप इन तीनों को यूं ही रिहा ना करें, इसके लिए अपने तरीके के मुताबिक तावान लें। शानी की बात से लाला की आंखों में चमक सी नमूदार हो गई। गालबन वो खुद भी इस किस्म की कोई बात सुनना चाहता था। रुस्तम हैरान नजर आ रहा था। शानी ने तदब्बुर से कहा, मैंने दराज और बिलावल से मशवरा किया है। हम नहीं चाहते कि इन तीनों को यूं ही रिहा कर देने से आपके अपने साथियों में किसी तरह की मुखालफत पैदा हो। मुझे पता चला कि यहाँ 3 ग्रुप हैं और तीनों की अपनी अपनी राय हो सकती है। रुस्तम और लाला खामोश रहे। उनके तासरात बता रहे थे कि वह शानी की बात से इख्तलाफ नहीं कर रहे। शानी बात जारी रखते हुए बोली, चौधरियों के लिए तावान देना कोई ऐसा मसला भी नहीं है। इन्होंने खुद इसकी पेशकश की है। इस सूरत हाल में उनसे कुछ ना लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन इस हवाले से मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। जी बीबी। शानी ने कहा, फ़र्ज़ किया तुमने इन तीनों के लिए नारपुरियों से तावान तलब करना होता तो तुम्हारे जहन में कितनी रकम होती? लाला फरीद बोला, बीबी सच जाने, हम इन बदमाशों को छोड़ने के लिए यहाँ नहीं लाए थे, इसलिए कभी रकम के बारे में नहीं सोचा था। फिर भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती तो तुम्हारे जहनों में इन तीनों की रिहाई के लिए आखिर कितनी रकम होती? फरीद ने सवालिया नज़रों से रुस्तम की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल बेतासर था। गर्दन मुसलसल झुकी हुई थी। एक अजीब से वालियाना एहतराम ने उसके सरापा को जकड़ रखा था। फरीद ने उसकी तरफ से निगाह हटाते हुए कहा, शानी बीबी, अगर हमारे अपने ऊपर होता तो हम इन लुटेरे नारपुरियों से इन तीनों की रिहाई के बदले 50 से कम वसूल ना करते, लेकिन अब आपकी बात है, आप जो कहेंगी हमें कबूल होगा। बल्कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि आपके लिए इन कुत्तों को बगैर किसी शर्त के बख्श दें। शानी चलने में सोचने के बाद बोली, मैं चाहती हूँ कि आप तावान की रकम कम कर दें, लेकिन उसके बदले आप नारपुरियों से 3 बंदों की रिहाई का मुतालबा करें। ये 3 बंदे मेरे यकीन के मुताबिक इस वक्त चौधरियों की हब से बेजामे हैं। रुस्तम ने चौंक कर पूछा, बीबी ये कौन है? ये तीनों डॉक्टर हैं। उनमें से 2 मियाँ बीवी हैं, डॉक्टर ज़ेबुन्निसा, डॉक्टर मोहसिन। तीसरे सीनियर डॉक्टर का नाम बहरोज अली है। बहरोज अली का नाम तो हमने भी सुना हुआ है बीबी जी। जोहर आबाद, म्याना और आसपास के इलाकों में कुछ अर्सा पहले डॉक्टर बहरोज की बड़ी शोहरत थी। वो हर जगह पर कुदरत के तावीज़ गंडों का डटकर मुकाबला कर रहा था और लोग उस पर बड़ा यकीन करने लगे थे, फरीद ने कहा। लेकिन फिर वो अचानक चला गया। कहते हैं कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी और वो पाकिस्तान से बाहर निकल गया। रुस्तम ने कहा, यह सब झूठ है। शानी ने नफी में सारी लाया, उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है नारपुरियों ने किया है। डॉक्टर बहरोज की गुमशुदगी के बारे में तो लाहौर के कुछ डॉक्टरों ने केस भी कर रखा है। मुझे 90% यकीन है कि इन तीनों को नारपुर के चौधरियों ने उठवाया है। बल्कि ज़ेबुन्निसा और डॉक्टर मोहसिन के अगवा की तो मैं चशमदीद गवाह हूँ। मैंने उन दोनों को खुद चौधरियों के हाथों जलील होते और रोते बिलखते देखा है। ये सब कुछ म्याना की हवेली में हुआ था। डॉक्टर मियाँ बीवी को मार कूट कर जिस कोठरी में रखा गया था वो रुस्तम की कोठरी के बिल्कुल साथ थी। अब चौधरी उशाम और इसका बेटा यहाँ हमारे पास है। इनसे पूछोगे तो वो सब कुछ बताएंगे। कम अज़ कम ज़ेबुन्निसा और मोहसिन के बारे में तो वो सब कुछ जानते हैं।
रुस्तम ने अपने लंबे बालों को दोनों हाथों में थाम कर पीछे की तरफ फेंका। इसकी सुर्खी माइल आंखें एक लम्हे के लिए शानी की आंखों से चार हुई, फिर झुक गईं। वो बोला, हवेली में साथ वाली कोठरी से मुझे 3-4 दिन किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आती रही थी। शायद ये वही डॉक्टर हो जिसका आप जिक्र कर रही हैं। चलें अभी चलकर उस बिल्ली मार से पूछ लेते हैं। फरीद ने कहा, नहीं, उस हरामी को यहाँ बुलाते हैं। रुस्तम ने जहरीले लहजे में कहा। फिर बाहर निकलकर वो किसी को ताऊ शाम के बारे में हिदायत देने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद ताऊ शाम उनके सामने कमरे में मौजूद था। आज वो जनाना की बजाय मर्दाना लिबास में था। उसने सफ़ेद कुर्ता और रंगदार लाचा पहन रखा था। सर और पाँव से नंगा था। उसके हाथ एक मजबूत रस्सी से पुश्त पर बांधे गए थे। गनी मूंछों वाले एक नहाए तनुमान पोठुहारी उसे बाजू से पकड़कर अंदर लाया। वो लंगड़ाता हुआ उनके सामने आन खड़ा हुआ। उसके चेहरे और जिस्म पर कई जख्म थे। सबसे नुमाया और रिश्ता हुआ खून उसकी नाक पर था। ये नथ का जख्म था, वही जख्म जो ताकतवर हमेशा से कमजोर और नातवां को लगाता आया है। आज ये जख्म एक जाबर की नाक पर नजर आया था तो बड़ा भला लग रहा था। वो चारों चारपाइयों पर बैठे थे। बैठ जा नीचे, रुस्तम ने तहकम से कहा। चौधरी ने फर्श पर बैठने के लिए घुटनों को खम दिया तो शानी जल्दी से खड़ी होगी। नहीं चौधरी, इधर बैठो। उसने एक मूड़ा नुमा कुर्सी की तरफ इशारा किया। चौधरी ने एक नजर शानी को देखा और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। ये कुत्ता इस लायक नहीं बीबी, आप इस पर तरस ना खाएं। फरीद ने चौधरी को खूनी नजरों से देखते हुए कहा। शानी ने हाथ के इशारे से फरीद को खामोश रहने का इशारा किया। रुस्तम का बस नहीं चल रहा था, वरना शायद वो चौधरी को टांग मारकर फर्श पर गिरा देता। वो चौधरी से मुखातिब होकर बेहद जहरीले लहजे में बोला, तूने मेरे साथ वाली कोठरी में डॉक्टर ज़ेबुन्निसा, डॉक्टर मोहसिन को रखा हुआ था, वो दोनों कहाँ हैं अब? चौधरी ने फातुर लगकर लोगों की तरह इर्द गिर्द देखा, फिर मुंह में कुछ बड़बड़ा कर रह गया। ऊंचा बोल। रुस्तम ने उसे बाजू से पकड़कर चुनचोड़ा। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि चौधरी का स्याही मायल रंग फीका पड़ गया। उसने खनकार कर गला साफ किया और सर झुकाए झुकाए बोला, लेडी डॉक्टर म्याना ही में है और उसका खामंद वो नहीं है। हुशाम बड़बड़ाया। वो कहाँ है? रुस्तम फनकारा। पता नहीं। हुशाम ने खुश कूंटों पर जबान फेरी। रुस्तम ने तैश के आलम में बैठे बैठे टांग चलाई। ताऊ शाम कुर्सी से उछलकर दीवार से टकराया और ऊंधे मुंह पथरीले फर्श पर गिरा। रुस्तम ने गजब से मगलूब होकर उसका गिरेबान पकड़ा और झुंझोड़ते हुए बोला, ये क्यों नहीं कहता हरामी कि तूने मार दिया उसे, जान ले लिया उसकी? चौधरी का सर झुका हुआ था। उसके साथ साथ गवाह थे कि रुस्तम ठीक कह रहा है। नौजवान खूबरू डॉक्टर मोहसिन म्याना गांव की कातिल हवेली में अपनी जान हार चुका है। उसकी बीवी जिंदा है और वो भी शायद इसलिए कि चौधरी और उसके शराबी अरकारों की खिदमत कर सके। शानी सख्ता बैठी थी। ताऊ शाम के लिए रुस्तम का कहर बढ़ता जा रहा था। अचानक बाहर से शोर और भागने की आवाजें आईं। रुस्तम ने ताऊ को छोड़ा और खिड़की खोली। पिछले पैर की जर्दी माइल धूप में एक शख्स भागा चला जा रहा था। उसने एक पत्थर फलांगा और खबाड़ी के दरख्तों के पीछे ओझल हो गया। 5-6 राइफल बरदार और कुलाड़ी बरदार उसके पीछे थे। कौन है ये? शानी ने पूछा। चौधरी का कामान नौकर है, रुस्तम ने तेजी से जवाब दिया और फरीद के साथ बाहर को लपका। शानी समझ गई कि चौधरी के नौकर ने मौका देकर फरार होने की कोशिश की है। इस वीराने में उसी हिमाकत के सिवा और क्या कहा जा सकता था। वो सारे बाहर निकल आए और एक ऊंची जगह पर खड़े होकर नीचे वसी नशेब में भागते हुए नौकर को देखने लगे। वो काफी दूर जा चुका था। रुस्तम ने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल किया और भागते हुए शख्स के काफी करीब पहुंच गया था। दोनों में करीबन 100 गज का फासला था। रुस्तम के हाथ में यकीनन पिस्तौल वगैरह नहीं था। उसके अंदाज से अयां था कि वो इस शख्स को रुकने के लिए कह रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। फिर अचानक एक मुकाम पर पहुंचकर रुस्तम रुक गया। उसके साथ ही जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने भागने वाले का जिस्म फजा में उछलकर नीचे गिरते देखा। जमीन में दबी हुई ताकतवर बारूदी सुरंग ने उसके पर खचे उड़ा दिए। शानी और महनाज सख्ता ज़दा खड़ी थी। रुस्तम उन्हें खासे फासले पर नजर आ रहा था। धमाके से 1 या 2 सेकंड पहले रुस्तम न सिर्फ भागते भागते रुक गया, बल्कि घुटने जमीन पर टेक कर बैठ भी गया था। अब उसने याज़दा अंदाज में अपना सर दोनों हाथों में थाम रखा था। धमाके वाली जगह से गर्दो गुबार के एक मरगोला फजा में बुलंद हुआ। इस मरगोले में मरने वाले के कपड़ों की सफ़ेद धज्जियां भी नजर आई थी। हैरत और अफसोस के चलने में गुजर गए तो लाला फरीद, सरदार दराज, बिलावर और बहुत से दूसरे लोग जाए खासा की तरफ बढ़े। रुस्तम भी अब उठ किया था और उस मुकाम की तरफ जा रहा था जहाँ ताऊ का बदनसीब मुलाजिम भागने की कोशिश में बारूदी सुरंग से टकरा गया था। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या थी। ताऊ शाम और राजू के साथ साथ उसकी रिहाई भी अमल में आने वाली थी। अपनी जल्दबाजी के सबब वो कैदे जिंदगी ही से रिहा हो गया था। करीबन 15-20 मिनट बाद चंद मुकामी अफराद पॉलीथीन की एक बड़ी शीट में मरने वाले की बाकियात लेकर जच्चे में पहुंचे। लाला फरीद अपने बंदों से बाज पुरस कर रहा था कि ये शख्स सुरंग से कैसे निकला।
पता चला कि वो पेट दर्द का बहाना कर रहा था और कोठरी के फर्श पर लूट रहा था। डॉक्टर उसे देखने के लिए अंदर गया। इत्तफाक से उसके साथ कोई और ना था। उसने डॉक्टर को धक्का देकर गिराया और रास्ते में आने वाले एक शख्स के सर पर उसने आहनी राड से ज़रब लगाई। वो वहशत के आलम में चिंगाड़ रहा था। यूं लगता था कि मुसलसल बंद रहने से उस पर जुनून सवार हो गया हो। उस शख्स के बारे में पहले भी यही इतला थी कि वो हर वक्त वावेला करता रहता है। ताऊ शाम को भी अपने कारिंदे की खलाकत की खबर मिल गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास तासर नहीं आया था। शायद उसे अपनी पड़ी हुई थी। वैसे भी नौकर चाकर ऐसे लोगों के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं। शानी मियाना की हवेली में उस शाम का सलूक नौकरों और नौकरानियों से देख ही चुकी थी। नौकर के मरने की खबर सुनकर उस शाम ने बस एक बार नापसंदीदगी से सर हिलाया और मुंह में कुछ बड़बड़ा कर रह गया। शानी को वो कुछ बदहवास बल्कि अकल से हिला हुआ महसूस हुआ। चौधरी को क्या हुआ है? शानी ने करीब खड़े लाला फरीद से पूछा। कुछ नहीं बीबी जी, बिल्कुल भला चंगा है, ये पक्का शराबी है। ऐसे शराबियों को अगर 8-10 रोज कड़वा पानी ना मिले तो इनका सवा सत्यानाश हो ही जाता है। ऊपर से थोड़ी बहुत मार भी लगाई होगी, रुस्तम ने दराज ने धीमी आवाज में कहा। पूरे डेरे में सनसनी सी फैल गई। जहां तक धमाके की आवाज गई वहां तक लोग चौंके थे। अब वो छज्जे के सामने जमा थे। उनमें से कुछ आगे जाकर मरने वाले की बाकियात भी मुलाहिजा कर रहे थे। ये जो कुछ हुआ था इसमें डेरे वालों का कोई कसूर नहीं था। फिर भी सूरत-ए-हाल में एक शदीद किस्म का तनाव पैदा हो गया था। इस मौत की जिम्मेदारी किसी न किसी तौर तो डेरे वालों पर आयद होती थी, लेकिन दूसरे पहलू से देखा जाए तो शाम और उसके साथी किसी तौर भी रियायत के मुस्तहिक नहीं थे। अभी बारूदी सुरंग के धमाके से कुछ देर पहले जो इतला शानी को मिली थी वो कुछ कम अंदोनाक नहीं थी। चौधरी शाम के तासरात से वाज़ेह हो चुका था कि म्याना की हवेली में वो डॉक्टर मोहसिन की जान ले चुका है। रात 9 बजे के लगभग शोलों की रोशनी में मरने वाले मुलाजिम साजन को डेरे के छोटे से कब्रिस्तान में नौजवान अबागीर के पहलू में दफना दिया गया। कुछ लोग अपने इर्द गिर्द वालों को जिंदगी में रुलाते रहते हैं, लेकिन उनकी मौत पर कोई रोने वाला नहीं होता। अगले रोज रात को वो मीटिंग फिर वहीं से शुरू हुई जहां धमाके के सबब खत्म हुई थी। वो शाम की हाथ पुश्त पर बांध कर उसे फिर छज्जे के कमरे में लाया गया। लाला फरीद, रुस्तम, दराज और शानी फिर कमरे में मौजूद थे। वो शाम के सामने चेहरे पर चोटों के ताज़ा निशान थे। कालू शाम के मुंह से डॉक्टर मोहसिन के लापता होने की इतला सुनकर रुस्तम गुस्से से बेकाबू हुआ था और उसने उस शाम की अच्छी खासी मुरम्मत कर डाली थी। बातचीत शुरू होने के बाद ताऊ शाम ने इस बात का एतराफ़ किया था कि डॉक्टर मोहसिन म्याना की हवेली में जिंदगी की बाजी हार चुका है। रुस्तम के पूछने पर उसने टूटे फूटे लहजे में कहा उसे सरसाम हो गया था, बुखार उसके सर को चढ़ गया था, उल्टी सीधी बातें करता था, रात को पानी पीने के लिए उठा तो गिर गया और उसका सर मंजी यानी चारपाई के पावे के साथ रखा, फिर वो उठ नहीं सका। बकवास करता है तू। रुस्तम ने उसे बालों से पकड़ कर झुंझोड़ा। तेरे मुंह में कुत्ते से ज्यादा पलीद जबान है। तूने उसको मारा होगा, तड़पा तड़पा कर और रुला रुला कर। आफनदी की तरह उसे भी छत से उल्टा लटकाया होगा और उसकी जान निकलने का तमाशा देखा होगा। नहीं, मैं अपने पुत्र की कसम खाता हूँ, मुझसे कोई भी वड्डी से वड्डी कसम ले लो, वो बीमार होने से मरा था। पर अगर वो बीमार भी हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा? रुस्तम फनकारा। कुत्ते के तुखम, तूने उसका जीना हराम कर दिया होगा। उस भले मानस बंदे को और मौत और जिंदगी के दरमियान लटका दिया होगा। वो बेचारा शहर में अपना घर बार छोड़कर तुम लोगों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए यहाँ आया था। तुमने उसे जख्म किया और मौत के मुंह में धक्का दे दिया। तुम उसके साथ ही रुस्तम के ऊँटों से उस शाम के लिए बेसाख था। एक गंदी गाली निकल गई। गाली देने के बाद वो एकदम गुमसुम सा हो गया। गालिबन उसे ये एहसास बेहद शिद्दत के साथ हुआ कि शानी के सामने उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो शाम सर झुका एक कुर्सी पर बैठा था, जैसे एक मुजरिम बगैर किसी दलील वकील के कटहरे में हो। लाला फरीद बात आगे बढ़ाते हुए बोला, चौधरी तुम कहते हो कि तुमने डॉक्टर मोहसिन और उसकी बीवी डॉक्टर ज़ेब को एक ही कमरे में या कोठरी में रखा हुआ था? वो शाम ने इस बात में सर हिलाया। फरीद बोला, अब तुम बक रहे हो कि डॉक्टर मोहसिन शदीद बीमार था और वो पानी पीने के लिए उठा था कि गिर गया? वो शाम खामोश रहा। फरीद ने जहरीले लहजे में पूछा, डॉक्टर की बीवी उस वक्त कहाँ थी? रुस्तम फनकारा, वो हवेली के किसी शराबी चौधरी के कमरे में होगी, और कहाँ होगी? उसके साथ ही एक जन्नाटे का थप्पड़ उसने चौधरी के सामने चेहरे पर मारा। चौधरी का सर बड़े जोर से दीवार से टकराया और नाक के जख्म से ताज़ा खून बहने लगा। साफ पता चल रहा था कि शानी की मौजूदगी के सबब रुस्तम खुद पर बेपनाह जब्त कर रहा था, वरना शायद वो इसी जगह मार मार कर चौधरी की खाल उसके जिस्म से अलहदा कर देता। शानी ने हाथ के इशारे से रुस्तम को इशारा किया कि वो तहम्मुल का सबूत दे। इसकी लाश कहाँ दफन की तुम लोगों ने? शानी ने उशाम से पूछा। कब्रिस्तान में, रात के वक्त। उशाम ने मुख्तसर जवाब दिया। और डॉक्टर ज़ेब अब वाकई हवेली में है या कहीं और रखा है उसे? नहीं, हवेली में है। उशाम ने सर झुकाकर जवाब दिया।
और डॉक्टर बहरोज कहाँ है? उशाम खामोश रहा। रुस्तम ने एक बार फिर भड़क कर उसके सर के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और उसका चेहरा ऊपर उठा दिया। हरामजादे, बीबी क्या पूछ रही है तुझसे? डॉक्टर बहरोज कहाँ है? वो नारपुर में था। उशाम ने अटक कर जवाब दिया। उसने था का लफ्ज इस्तेमाल किया। शानी के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। कहीं वो भी तो जान की बात ही नहीं हार चुका था। वो जिंदा है या मर गया? रुस्तम ने उशाम के सर को बुरी तरह झुंझोड़ कर पूछा। जिंदा है, पर मैं 1.5-2 महीने से उसे मिला नहीं। उशाम ने रुस्तम की बरहमी देखकर जल्दी से जवाब दिया। 2-4 मिनट की मजीद पूछगछ के बाद लाला फरीद ने ठहरे हुए लहजे में उशाम को मुखातिब करते हुए कहा, हमारा फैसला है कि अगर तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ से अपनी जान छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें दोनों डॉक्टरों को छोड़ना पड़ेगा और उन्हें हिफाजत से जोर आबाद आरफ कबवा के पास पहुंचाना पड़ेगा। दूसरी शर्त तावान की है। रुस्तम ने ठोड़ी पकड़कर उशाम का झुका हुआ सर ऊपर उठाया। तुम्हारे वारसों को 20 लाख रुपया देना होगा। इसमें एक पैसे की कमी बेशी नहीं होगी, ना ही दोनों डॉक्टर्स की फौरी वापसी में कोई रियायत होगी। कुछ देर पहले शानी, रुस्तम, फरीद वगैरह ने अलहदा से मशवरा किया था और उनमें इन मुतालबों को हतमी शक्ल दे दी गई थी। गिरोह के सरदार की हैसियत से फरीद ने कहा, उशामी, जो कुछ तू कर चुका है उसके बाद तुम बाप बेटा पर दही डालकर कुत्ते छोड़ दिए जाएं तो ये भी कम है। बीबी जी को दुआएं दो जिनकी कोशिश से तुम्हारी जान बचने की सूरत पैदा हुई है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, जो कुछ हम कह चुके हैं इस पर किसी तरह की सौदेबाजी नहीं होगी। तेरे वारसों को बस हाँ या ना में जवाब देना है। अभी कुछ देर में हम तुझे टेप रिकॉर्डर देंगे। अपने पिछड़ों के साथ तूने जो भी बक बक करनी है उसमें कर लेना। अगले 1 घंटे में शानी ने बिलावल से कहकर एक तवील खत चौधरी उशाम के लवाकिन के नाम लिखा। इस खत में यहाँ की तमाम सूरत वजह से बयान की गई और दोनों मुतालबात का जिक्र भी तफसील से कर दिया गया। आखिर में शानी ने खुसूसी तौर पर ये जुमले लिखवाए। लाला ग्रुप के लोगों से तवील बातचीत के बाद ये सब कुछ तय हुआ है। ये लोग मजीद कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि अब हमारा जवाब बस हाँ या ना में होना चाहिए। लाला फरीद का एक बंदा दिलावर मुखिया दराज और एक तीसरे शख्स के साथ आपकी तरफ आ रहा है। ये इस बात की तस्दीक करेगा कि डॉक्टर बहरोज और लेडी डॉक्टर ज़ेब जोहराबाद में आरफ कमवा के पास पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रकम भी कैश की सूरत में दिलावर के हवाले करना होगी। दिलावर के वापस पहुंचते ये लोग चौधरी उशाम और छोटे चौधरी राजू को रिहा कर देंगे। ये लाला फरीद और उसके साथियों की जिम्मेदारी होगी कि वो हमें हिफाजत से अगले डेरे पर पुलिस फोर्स तक पहुंचाएं। इस खत के साथ ही चौधरी उशाम और छोटे चौधरी राजू की टेपशुदा आवाज़ भी अरसाल कर रहे हैं। वो दोनों बिल्कुल खैरियत से यहाँ मौजूद हैं। खत लिखने के दौरान में रुस्तम ने चौधरी उशाम और राजू की आवाज़ भी रिकॉर्ड कर ली थी। राजू ने तो चौधरी कादिर को मुखातिब करते हुए 2-3 जुमले ही बोले थे। इन जुमले में उसने कहा था कि वो खैरियत से है, लेकिन जल्द से जल्द इन वीरान पहाड़ों से निकलकर अपने गाँव में आना चाहता है। अपने घर और घर वालों को याद कर करके वो आबदीदा हो गया था और उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। ताम चौधरी उशाम ने 15-20 मिनट की टेप रिकॉर्डिंग करवाई थी। इसमें चौधरी ने अपने पिछलों को बताया था कि रकम कहाँ से और कैसे हासिल करनी है। एक जगह उसने चौधरी बशीर का नाम भी लिया था और कादरी से कहा था कि चौधरी बशीर के जिम्मे पिछले साल की कपास का 1.5 लाख रुपया है और ये रुपया चौधरी बशीर से ले लिया जाए। इसके अलावा उसने गुजरांवाला के एक बैंक से रकम निकलवाने के लिए अपने एक भतीजे को भी कुछ हिदायत दी थी। रिकॉर्डिंग के आखिर में उसने चौधरी कादर से कहा था कि डॉक्टर बहरोज जहाँ और जिस हालत में भी है उसे म्याना पहुंचाया जाए और वहां से लेडी डॉक्टर को लेकर दोनों को हिफाजत से जोहराबाद में आरफ कम्बवा या चौधरी नवाज के हवाले किया जाए। चौधरी ने अपने लवाकिन को अपनी खैरियत से आगाह किया था। उसके साथ साथ डिप्टी रियाज का नाम लेकर उससे खुसूसी दरख्वास्त की थी कि इस सारे मामले में किसी तरह का बल फरेब ना रखा जाए, क्योंकि यहाँ इन दोनों की जान को शदीद खतरा है। ये रिकॉर्डशुदा केस खस समेत मुखिया दराज के हवाले कर दी गई। शानी ने वक्त रुखसत दराज को कुछ हिदायत भी दी। अगले दिन सुबह 7 बजे के करीब मुखिया दराज, दिलावर और उसका एक साथी मुजफ्फर घोड़ों पर सवार अगले डेरे की तरफ रवाना हो गए। शानी ने दराज को जो जरूरी हिदायत दी थी उनमें एक ये भी थी कि वो फिलहाल हुशाम के मुलाजिम की मौत का जिक्र किसी से नहीं करेगा। अब सूरत ऐसी हो गई थी कि शानी और बिलावर वगैरह को कम अज कम 3-4 दिन यहाँ मजीद रहना था। 3-4 दिन से पहले दराज और दिलावर की वापसी किसी तौर मुमकिन ना थी, बल्कि हो सकता था कि इससे ज्यादा वक्त लग जाता। शानी के दिल की अजीब कैफियत थी। परसों इसे मालूम हो गया था कि रुस्तम ने यहाँ शादी कर ली है और इसकी बीवी कोई और नहीं, नादिया थी। रावलपिंडी में क्याम के दौरान में शानी ने नादिया को बहुत अच्छी तरह देखा था और परखा था। उसने रुस्तम के लिए नादिया के वालिहाना प्यार को भी महसूस किया था। उन दिनों इसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई थी कि नादिया किसी तरह रुस्तम की जिंदगी में आ जाए और वो दोनों आज़ाद इलाके की तरफ कहीं निकल जाएं। शानी ने महसूस किया था कि नादिया रुस्तम की जिंदगी में खुशियां ला सकती हैं
और इसका इतना ख्याल रख सकती है जितना शायद कोई और ना रख सके। अब वही हुआ था जो शानी ने माजी में चाहा था। रुस्तम ना सिर्फ आबाद दुनिया से दूर इन पहाड़ों में चला आया था, बल्कि नादिया भी बीवी की हैसियत से उसके साथ थी। फिर अब इसके सीने में धुआं सा क्यों भर रहा था? वो इतनी घुटन क्यों महसूस कर रही थी? वो एक तरफ तो तय दिल से नादिया को मुबारकबाद देना चाहती थी, दूसरी तरफ उसके गले में नमकीन पानी भी जमा हो रहा था। लगता था कि कोई शय अचानक गुम हो गई हो। वो नादिया से मिलना चाहती थी, उसके पास बैठकर उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन नादिया को रुस्तम ने ओझल कर दिया था। परसों शानी को मालूम हुआ कि वो 2 नंबर सुरंग में थी और वहां मुकामी क्लिनिक में उसका इलाज हो रहा था। शानी दूसरे कमरे में लाला फरीद की बीवी महराज के पास पहुंची, जो बर्तन मांज रही थी। शानी ने पूछा, खलीफा कहाँ है? महराज ने जवाब दिया, वो दवा खाने यानी क्लिनिक में नादिया के पास है। रात को रुस्तम भी वहीं था। क्यों, खैरियत तो है? नादिया की तबीयत कुछ खराब थी, उसे उल्टी भी हो रही थी। यहाँ के लोग कहते हैं जिस छिपकले ने उसे काटा था उसमें 4 काली भीड़ों जितना जहर होता है। अभी उसे ठीक होने में 3-4 दिन लगेंगे। शानी ने महनाज को साथ लिया और नादिया को देखने सुरंग की तरफ चल दी। शानी को यहाँ डेरे पर खास प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। वो जिधर से गुजरती उसके लिए रास्ता छोड़ दिया जाता। इसे बात करते हुए भी कोई इसकी तरफ निगाह नहीं उठाता था। यहाँ तक कि यहाँ का करता धरता लाला फरीद भी बेहद एहतराम से बात करता था। लाला के करीबी साथी काठिया शानी और महनाज के अकब में था और बड़े अदब से चंद कदम का फासला रखकर चल रहा था। सुरंग में दाखिल होकर शानी क्लिनिक के सामने पहुंची तो इतला पाकर डॉक्टर खुद बाहर आ गया। शायद वो चंद साल पहले तक शक्लो सूरत से डॉक्टर लगता होगा, मगर अब तो यहाँ के माहौल में खुद भी जराइम पेशा इख्तियारी ही नजर आने लगा था। दाढ़ी मूंछे जाड़ जनकार की तरह थी, सर के बाल भी खासे लंबे थे। बहरहाल उसका लिबास उसे दूसरों से मुमताज करता था। वो एक बोसीदा सी पतलून कमीज में दिखाई देता था। शानी ने उससे नादिया के बारे में पूछा। वो बोला, बीबी जी, छोटी भरजाई यहाँ से कुछ फासले पर एक दूसरे कमरे में है। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है और चूंकि यहाँ शोर शराबा ज्यादा रहता है इसलिए उन्हें वहां रखा गया है। क्या उनसे मिला जा सकता है? शानी ने पूछा। आपको इनकार भला कैसे किया जा सकता है? क्या वो सो रही हैं? हाँ, सो तो रही हैं, रात जागती रही हैं। अब मैंने उन्हें हल्का सा ट्रैंकुलाइजर दिया है। ठीक है, मैं फिर मिल लूंगी, शानी ने कहा और वापस मुड़ गई। डॉक्टर बोला, वो जागेगी तो मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। पता नहीं क्यों शानी को महसूस होता था कि इसे जानबूझकर नादिया से दूर रखा जा रहा है। बेशक वो बीमार भी थी। कल बिलावल ने भी शानी को बताया था कि नादिया को बुखार और मतली वगैरह हो रही है। उसके बावजूद शानी को इसमें कुछ और पर्दादारी महसूस होती थी। शानी ने सोच लिया कि वो इस मामले में ज्यादा कुरीद नहीं करेगी और अगर रुस्तम की ख्वाहिश है कि शानी उसकी बीवी से ज्यादा ना मिले तो वो इस ख्वाहिश के मुताबिक चलेगी। सुबह शानी बहुत सवेरे उठ गई। अभी पोठवार के मखरूती टीलों से शब की तारीकी पूरी तरह छटी नहीं थी। हल्की खुनसी खुशगवार हवा चल रही थी। सैरखेज परिंदों की कितारें नीम तारीख आसमान के पेश मंजिर में दिखाई दे रही थी। शानी कमरे से निकल आई। कबाड़ी बेरी और गोंदली के दरख्त ओस में भीगे खोले ओले चूम रहे थे। डेरे पर हू का आलम तारी था। सुरंगों में लोग सो रहे थे। छज्जे और हुजरों की तरफ से भी खामोशी थी। सामने वो कमरा दिखाई दिया जहां रुस्तम और नादिया की रिहाइश थी। आज ये कमरा खाली पड़ा था। शानी आहिस्ता आहिस्ता चलती उस कमरे तक आई। नादिया 2 दिन से जेरे इलाज थी। कमरे में हर शय बेतरतीब नजर आ रही थी। शानी कुछ देर तक कमरे को देखती रही, फिर ना जाने किस जज्बे के तहत उसने कमरे को समेटना शुरू कर दिया। रुस्तम और नादिया की हर चीज उसने सलीके से रखी। रुस्तम के धुले हुए कपड़े तय करके लकड़ी की अलमारी में रखे। इन कपड़ों को छूते हुए संभालते हुए इसे अजीब सा एहसास हो रहा था, एक ऐसी कैफियत जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। बाथरूम के दरवाजे के पास एक कोने में कुछ अनधुले कपड़े पड़े हुए थे। इसने खूंटियों पर लटकाने के लिए कपड़े उठाए और रुस्तम और नादिया के कपड़े बाहम उलझे हुए थे, जैसे एक दूसरे में गुम हो। एक बार फिर शदीद टेस इसके सीने में उभरी। कुछ अनदेखे मनाजिर का तस्वुर ना चाहते हुए भी इसके जहन में घुस आया। ये खलूवत, एक रेशमी अंधेरा, कुछ सरगोशियां। वो इस तस्वुर को जहन से झटकने के लिए ख्वाह मुखा चीजों को तेजी से इधर उधर रखने लगी। इसे कमीज अलमारी में रखने की बजाय खाने वाली ट्रे में रख दी और प्लेटें ट्रे में रखने की बजाय कपड़ों वाली अलमारी में घुसा दी। फिर वो खुद ही सटपटाई और तरतीब को दुरुस्त किया। पता नहीं क्यों इसका दिल एकदम रोने को चाहा। वो तो ऐसी नहीं थी। सख्त तरीन हालात में भी खुद को संभाले रखती थी। ना आंख नम होने देती थी, ना चेहरे पर बेचारगी आने देती थी। रंग वाली की वड्डी चौधरानी की तरह अपना सर ऊंचा और दिल मजबूत रखती थी। मगर आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। नामालूम वजूह की बिना पर आंसुओं का तेज रेला आंखों के बंद तोड़ देना चाहता था। वो बाथरूम में चली गई और रोने लगी।